होगा। टॉपिक अंडर डिस्कशन इज केमिकल काइनेटिक्स। We are going to discuss catalysis today. Concept under discussion is catalysis. Beta, you are familiar with the concept that catalysis are of two types, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. What are homogeneous catalysis? जी बेटा, what is homogeneous catalysis? When catalyst and reactants have same state symbol. When catalyst and reactants are in the same state symbol. Next is heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis. पहली थी homogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis में when catalyst and reactants are in different state symbol. When catalyst state symbol is different from reactant. Is different from reactant. ठीक है, फर्स्ट लाइन बेटा, ये डेफिनेशन आपको ओ लेवल से पता है, राइट? सो इससे अगली डिस्कशन हमें वी नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग. सो होमोजेनियस कैटालिसिस को अब हम A2 का कंटेंट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज देयर इन होमोजेनियस कैटालिसिस. होमोजेनियस कैटालिसिस में तानिशा बेटा, ये लो बेटा. होमोजेनियस कैटालिसिस, देखो ये एक रिएक्शन मैं बता रहा हूं, ये सिलेबस बेस्ड रिएक्शन है, ठीक है? ये कोई जनरल एग्जाम्पल नहीं है, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस एग्जाम्पल. H2OA2 minus plus 2 iodide, they react and they produce sulfate ions plus iodine. This is syllabus based example. You need to memorize this example. ठीक है? तो आप अपने जहन में ये ना लाएं कि बाद में मेमोराइज करेंगे, अभी से मेमोराइज करें. दिस टू मच टू मेमोराइज लेटर ऑन. तो सिलेबस बेस्ड एग्जाम्पल है बेटा. वर्ड यूज कर सकते हैं स्टेट सिंबल के लिए. यस बेटा, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सारे एक्वस हैं. ये इक्वेशन आप लोगों को याद हो गई बेटा? होमोजेनियस कैटालिसिस की ये एग्जांपल है. यू नीड टू मेमोराइज दिस एग्जांपल. ओके, इसको मेमोराइज कर लें तो इट्स बेटर. बेटा, व्हाई दिस रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन? बेटा ऊपर AS में आप पढ़ चुके हो. How to define homogeneous catalysis, how to define heterogeneous catalysis. You know this thing from AS. Right? So homogeneous catalysis के ये example you need to memorize. बेटा याद हो गई सबको? देखें इसको एक दफा, कोशिश करें अभी आपको याद हो जाए. ठीक है? Why this reaction is difficult to happen? बेटा क्यों ये रिएक्शन डिफिकल्ट टू हैपन है?
जी, रिएक्शन को देखें, रिएक्टेंट्स को देख के। हाँ तो तो रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? सोल्यूशन होना जरूरी है। रिएक्शन तब होगा, प्रोडक्ट तब बनेंगे जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। कोलाइड करना जरूरी है। तो क्या इनका कोल्यूशन इजी है रिएक्टेंट सा? क्यों? बोथ आर नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्टिकल्स का कोलाइड करना डिफिकल्ट है ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, दैट इज व्हाई रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन। तो आंसर इज both reactants are negatively charged, their collision is difficult, their collision is difficult। ठीक है, ये याद रहेगा बेटा फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। दोनों रिएक्टेंट्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। दोनों रिएक्टेंट्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दैट इज व्हाई रिएक्शन विल बी डिफिकल्ट टू हैपन। अच्छा, अब इस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर। H2O8 2 माइनस प्लस 2 आयोडाइड एंड इट गोज टू 2 सल्फेट एंड प्लस I2। बेटा देख रहे हैं इसको? बेटा बताएं, देख रहे हैं सामने? सामने देखें बेटा। कैन यू टेल मी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस सल्फर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होगा? ये 2x लेंगे हम। 2x माइनस 16 इक्वल्स -2। So 2x equals plus 14. So x equals plus 7. Does it make sense? What about oxidation number of the other sulfur? This x minus 8 equals -2. So x is equal to plus 6. Does it make sense? तो अब बेटा क्या हो रहा है? +7 से +6 मीन्स रिडक्शन हो रही है। सल्फर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है H2O8, ये कौन सा एजेंट हुआ फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। डज इट मेक सेंस? ऑन द अदर हैंड आयोडाइड को देखो, आयोडाइड -1 से आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। तो व्हाट अबाउट दिस बिट ऑफ रिएक्शन? दिस इज ऑक्सीडेशन। और जिस पार्टिकल की ऑक्सीडेशन होती है दैट हैपेंस टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से आप क्या नोटिस कर रहे हो बेटा कि H2O8 ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा? हाँ, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बेटा? जिसकी रिडक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। और आयोडाइड क्या करेगा बेटा? आयोडाइड लूज करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ये पता होना चाहिए। दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? यू नीड टू नो दिस। ओके बेटा, ये मुझे बताएं, इस जो ये जो रिएक्शन है, इसके लिए जो कैटलिस्ट होगा वो आयरन 3 या आयरन 2 यूज करेंगे हम। तो पहले मैं आयरन 3 को ले लेता हूं। ओके, आयरन 3 एक्वस इज द कैटलिस्ट। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कैटलिस्ट लेने की? रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन। क्यों डिफिकल्ट टू हैपन? सोल्यूशन मुश्किल है, दोनों रिएक्टेंट्स नेगेटिव हैं, इसलिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। राइट। अच्छा, अब कैटलिस्ट बेटा अगर Fe3+ है, देखें सामने, अगर Fe3+ से Fe2+ हो तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये क्या है? Fe3 से Fe2+, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लॉस होंगे? इसमें गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा अगर ये मैं लूं Fe2+ टू Fe3+,
इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जो नोट करना है नोट कर लें। ये कैटलिस्ट को यूज कैसे करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, मैकेनिज्म जब भी इन्वॉल्व हो तो स्टेप्स आ जाएंगे। सो हाउ मेनी स्टेप्स बेटा, कितने स्टेप्स में हम डील कर रहे हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में? ये मुझे बताएं, Fe3+ है, ठीक है, क्योंकि Fe3 ये आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट होगा, और फिर Fe2+ वापस Fe3+ में कन्वर्ट होगा। क्या बेटा, Fe3+ किस में कन्वर्ट होगा? Fe2+ में। Fe2+ इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट वापस कन्वर्ट होगा Fe3+ में। वापस Fe3+ का रिकवर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कैटलिस्ट वो स्पीसी होती है जिससे रिकवर होना होता है। तो Fe3+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब बताओ कि Fe3+ का Fe2+ में कन्वर्ट होना इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो रिएक्टेंट्स में से कौन सा पार्टिकल है जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? देखो, मैंने बताया वो यहाँ पे ना, रिएक्टेंट में कौन सा पार्टिकल है जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। डज इट मेक सेंस? अब आयोडाइड अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? Fe3+ को। Fe3+ किस में चला जाएगा? Fe2+ में। और आयोडाइड से क्या बन जाएगा? आयोडीन। लेकिन आयोडीन डायटोमिक है, यू नो दिस थिंग। आयोडीन डायटोमिक है तो आई हैव टू प्लेस 2 हेयर, तो फिर बैलेंसिंग आ जाएगी, इधर 2 प्लेस करें। अच्छा, अब 2 आयोडाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो आई हैव टू टेक 2 आयरन 3। 2 आयरन 3 दो इलेक्ट्रॉन लेके दे कन्वर्ट इनटू 2 आयरन 2। 1/2 भी कर सकते हैं, यस, 1/2 भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? Fe3+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, तो हमने रिएक्टर में वो पार्टिकल उठाया जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करने थे। अच्छा, अब चूंकि ये मैकेनिज्म है, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा पार्टिकल है? ये Fe2+ क्या है? इंटरमीडिएट है। तो जब ये इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियसली इससे कैंसल आउट होना है, इसे वापस लें अगले स्टेप में। इंटरमीडिएट को लिया यहाँ पे। अब ये जो Fe2+ है इसने कन्वर्ट होना है Fe3+ में। बेटा देखे सामने, Fe2+ ने कन्वर्ट होना किस में? ताकि कैटलिस्ट रिकवर हो जाए। तो Fe2+ का Fe3+ में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो फिर दूसरे पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। तो देखो ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, H2O8। इससे क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। और इसमें एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो +7 से +6 जा रहा है ना। एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सल्फेट बन जाएंगे इससे। डज मेक सेंस बेटा? ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अब ये आप वेरीफाई कैसे करोगे? ये बेटा कैसे वेरीफाई करोगे कि मैकेनिज्म ठीक है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, देखें मेन इक्वेशन बन रही है कि नहीं। मेन इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब है कि मैकेनिज्म इज करेक्ट। गॉट द आइडिया? अब बेटा मुझे ये बताओ कि ये मैकेनिज्म होमोजीनियस कैटालिसिस क्यों है? जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्वस हैं, और कैटलिस्ट भी एक्वस है, इसलिए होमोजीनियस कैटालिसिस है। ओके बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में रिएक्शन इजी क्यों होगा? रिएक्शन इजी होगा कि नहीं स्टेप 1 और स्टेप 2 में? क्यों इजी होगा स्टेप 1 और स्टेप 2 में? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं एज अ रिएक्टेंट, जिनका कोलाइड करना इजी होगा, ठीक है। सो व्हाई रिएक्शन इज इजी? व्हाई रिएक्शन in step 1 and step 2 is easy to happen? तो बेटा इसका आंसर है कि both reactants are oppositely charged, are oppositely charged, so their collision is easy.
so their collision is easy, right? देखिए, एएस में हमने क्या पढ़ा था कि जितने स्टेप्स होंगे उतनी उतनी पीक्स होंगी, ये पढ़ा था कि नहीं? एएस का कंटेंट था कि जितने स्टेप्स होंगे उतनी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में पीक्स होंगी, राइट? तो देखो रिएक्शन ये था ना, क्या था रिएक्शन बेटा? S2O8 2 माइनस +2 आयोडाइड, और दोनों रिएक्टेंट्स क्या थे? एक्वस थे। उससे 2SO4 2 नेगेटिव, ये प्रोडक्ट बना, ये भी एक्वस है और आयोडीन भी एक्वस है। ये बेटा केमिकल रिएक्शन है और ऊपर मैकेनिज्म आपके सामने है। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ट्रेस करूं तो व्हाट वी हैव इन रिएक्टेंट्स, तो S2O8 2 माइनस +2 आयोडाइड, ये रिएक्टेंट्स हैं। और अगर अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो वो एक स्टेप में होगा, जिसमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे? 2SO4 2 नेगेटिव +I2। बेटा ये देखो, ये ग्राफ कैसे मैंने बनाया है, इसमें आप क्या समझते हो कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज्ड है और कौन सा अनकैटेलाइज्ड है? जो स्टेप्स में हो रहा है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में, वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। जो सिंगल स्टेप में हो रहा है वो अनकैटेलाइज्ड है। अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। कैटेलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और कैटेलाइज्ड रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। स्टेप्स आपके सामने हैं बेटा। ये कौन सा पॉइंट है दो पीक्स के दरमियान? कौन सा पॉइंट होता है? इंटरमीडिएट को हमने शो करना होता है। दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंट्स इंटरमीडिएट, राइट? इंटरमीडिएट इस केस में क्या था? इस केस में Fe2+ था इंटरमीडिएट। ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा, अब बेटा देखो कि अगर विजिबल है बेटा, देखो अगर के Fe, बेटे गौर से सुने, अगर कैटलिस्ट Fe2+ हो, Fe3+ की जगह अगर कैटलिस्ट क्या हो? Fe2+ हो, एक्वस, तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन स्टेप 1 एंड व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2? ये जो स्टेप्स हैं इन्हें आप स्विच कर दो। स्टेप 1 को स्टेप 2 बना दो, स्टेप 2 को स्टेप 1 बना दो। दैट विल बी मैकेनिज्म फॉर Fe2+ कैटलिस्ट। तो स्टेप 1 क्या होगा? 2Fe2+, इससे कंबाइन होना है S2O8 से 2 माइनस। So what it gives? It gives you 2 sulfate and plus 2 Fe3+। अब Fe3+ intermediate है, Fe3+ is intermediate, and what happens in next step? Fe3+ combine होगा 2 iodide से, what we get is 2 Fe2+, which is catalyst recovered, and I2। ये क्या है? ये कैटलिस्ट है जो कि रिकवर हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। जो पार्टिकल एक स्टेप में यूज हो, नेक्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज कैटलिस्ट। अब बात ये कि मैकेनिज्म आपको याद रहना चाहिए, ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए। आप Fe3+ के स्टेप्स ध्यान में रखो, उन्हीं को स्विच करो तो Fe2+ के स्टेप्स बन जाएंगे। एनर्जी प्रोफाइल पे क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ पीक्स पे हो सकता है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 में रिएक्शन क्यों इजी है? क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस हैं जिनका सोल्यूशन इजी होता है। ये होमोजेनियस डायलिसिस की जो सिलेबस बेस्ड एग्जांपल है, यू आर डन विद दिस एग्जांपल इन एएस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यू आर डन विद दिस एग्जांपल, दैट इज कैटालिटिक कन्वर्जन of SO2 to SO3, SO2 to SO3। So this example is also syllabus based example। ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज syllabus
बेस्ड एग्जाम्पल है, तो यू नीड टू मेमोराइज दिस एग्जाम्पल एज वेल। आप ऑलरेडी इसको मेमोराइज कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल वही है। देखो जो रिएक्शन है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस combines with oxygen, what it gives sulfur trioxide gas। बेटा ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या पड़ा था एएस में? NO2 और NO। तो अगर कैटलिस्ट हम लें NO2 गैस, ये NO2 गैस बेटा मैंने लिया कैटलिस्ट, तो क्या था बेटा स्टेप वन? मैकेनिज्म का स्टेप वन क्या था? मैकेनिज्म का स्टेप टू क्या था? क्या था स्टेप वन? NO2 combines with SO2 बेटा। NO2 combines with SO2। What this NO2 will do? It will give its oxygen to SO2. SO2 becomes SO3। We are left with NO। NO is intermediate, नहीं? NO is intermediate, तो फिर intermediate क्या करेगा? You have to take intermediate in next step and plus the other step O2, and now you get NO2, which is catalyst recovered। What? Catalyst recovered। बेटा how would you verify कि यही mechanism है? दोनों स्टेप्स को ऐड करें। डू यू गेट पेरेंट इक्वेशन? अगर मेन इक्वेशन आ रही है तो इसका मतलब है मैकेनिज्म इज करेक्ट। इसके बगैर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। NO2 आके एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता। व्हाट हैपेंस कैटलिस्ट अगर हो NO बेटा, अगर कैटलिस्ट हो NO, तो यू रिमेंबर स्टेप वन और स्टेप टू को जस्ट स्विच करना है। तो आप पढ़ चुके हैं बेटा एएस में, अगर NO कैटलिस्ट है तो फिर क्या होगा? NO combines with oxygen to produce NO2, and NO2 is intermediate now। NO2 is intermediate, and what happens with this NO2 then? Combines with SO2, converts SO2 to SO3, and NO is recovered as catalyst। This is catalyst which is recovered। अब ये दो स्टेप मैकेनिज्म है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स होंगी? दो पीक्स होंगी अगर कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की एक पीक होगी। ठीक है, दिस इज योर रिविजन बेटा फ्रॉम एएस। नेक्स्ट एग्जाम्पल catalysis is heterogeneous catalysis। बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एड्सॉर्प्शन। अच्छा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है उसका मैकेनिज्म बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डिफ्यूजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? डिफ्यूजन थ्योरी। देखो ये मैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ले रहा हूं, N2 गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस है, ये हैबर प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होगा? आयरन होगा। आयरन के स्टेट सिंबल क्या है? ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्यों है? स्टेट सिंबल रिएक्टेंट के और कैटलिस्ट के डिफरेंट है। जब भी रिएक्टेंट गैसेस हो, कैटलिस्ट सॉलिड हो, तो डिफ्यूजन थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, अब डिफ्यूजन थ्योरी क्या है? इसके 5 स्टेप्स हैं, बस आप इसकी हेडिंग ध्यान में रखें। पहला स्टेप क्या है? डिफ्यूजन। दूसरा स्टेप क्या है? एड्सॉर्प्शन। मैं समझाता हूं अभी एड्सॉर्प्शन क्या है। तीसरा स्टेप क्या है? रिएक्शन। एक एक लाइन की जगह छोड़ें, ओके? ये जो हेडिंग्स मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन की जगह छोड़ें इसमें। फोर्थ स्टेप क्या है? डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन। और फिफ्थ स्टेप क्या है? डिफ्यूजन। फिर से डिफ्यूजन। यस, ये डिफ्यूजन थ्योरी के 5 स्टेप्स हैं। क्या बेटा? डिफ्यूजन थ्योरी के 5 स्टेप्स हैं। जरा लिखता छोड़ें बेटा और सामने देखें। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग बेटा, जस्ट सामने देखें, सामने देखें बेटा। ये हैबर प्रोसेस रिएक्शन आपके सामने है। देखो ये है कैटलिस्ट, राइट? ये कैटलिस्ट है Fe।
व्हाट हैपेंस के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ऐसा है, तो दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये स्टेप वन है। स्टेप वन क्या था? डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये बात क्लियर हो गई? सॉरी, रैंडमली यानी जो कैटलिस्ट मेटल है ना, तो मेटल की जो सरफेस उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए सरफेस मेटल की एक्टिव होती है। जितने भी मेटल्स हैं उनकी सरफेस एक्टिव होती है, किस वजह से? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस वजह से रिएक्टर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं सरफेस की तरफ, मेटल्स की। हाँ बेटा, ये कैटलिस्ट तो फिर हिट एंड ट्रायल से डेवलप हुए हैं ना। आयरन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है हर प्रोसेस के लिए, इसलिए आयरन को एज अ कैटलिस्ट हम लेते हैं। अगर कोई और मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कंपाउंड डेवलप हो जाए जो आयरन से ज्यादा अच्छी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है, तो फिर उसे कैटलिस्ट रख लेंगे। बेटा सेकंड स्टेज में क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगी ना। अब आप सोच रहे होंगे एडजॉर्प्शन क्या है, तो देखो, देखो अगर ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है बेटा, अगर के मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करें किसी सब्सटेंस में, ये इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। अगर मॉलिक्यूल सरफेस में पेनिट्रेट करें, लेकिन अगर मॉलिक्यूल सरफेस में पेनिट्रेट ना करें, सरफेस के ऊपर ही अकोमुलेट करें, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। समझ आई? अब इसकी एग्जांपल है कि सॉइल और ग्लास। क्या बेटा? सॉइल एंड ग्लास। अगर आप सॉइल पे वाटर को ऐड करें, व्हाट हैपेंस टू वाटर? वाटर ऐड करें सॉइल पे, तो वाटर पेनिट्रेट करेगा सॉइल में, दैट इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ग्लास पे आप वाटर ऐड करें, तो क्या ग्लास में पानी पेनिट्रेट करेगा? पानी ग्लास में पेनिट्रेट नहीं करेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। दिस इज एडजॉर्प्शन। समझ आई एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का फर्क? मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करें, एब्जॉर्प्शन है। मॉलिक्यूल सरफेस पे अटैच हो, एडजॉर्प्शन है। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा यहाँ पे, बताओ? स्टेप टू क्या है? एडजॉर्प्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ एडजॉर्प्शन का? कि जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस के साथ अटैचमेंट शो करेंगे ऐसे। ये डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है बेटा? वैन डर वाल फोर्सेस को शो कर रही है। डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? वैन डर वाल फोर्सेस को शो कर रही है। कोई प्रॉपर बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन मॉलिक्यूल सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू। ये एडजॉर्प्शन है। तीसरा स्टेप क्या है बेटा? ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में रिएक्शन होगा। तो ये सरफेस पे अटैच रहते हुए रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ओल्ड बॉन्ड्स, रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स मेक होते हैं। तो ये मैंने डॉटेड लाइंस क्यों लगाई हुई हैं? ये डॉटेड लाइंस बेटा क्या शो कर रही हैं? मॉलिक्यूल्स के विद इन जो डॉटेड लाइंस हैं, मॉलिक्यूल्स के विद इन जो डॉटेड लाइन है, कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और एन और एच के दरम्यान जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इसी को रिएक्शन कहते हैं ना। तो जब ये रिएक्शन बेटा हो जाएगा तो क्या बनेगा? बेटा मैंने कहा जरा सुने, गौर से सुने। एग्जाम में आप सिर्फ डायग्राम अपने जहन में रखें, आप ये खुद लिख लोगे ये पॉइंट्स। जब स्टेप नंबर 3 में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट की डीजॉर्प्शन होगी, यानी प्रोडक्ट डिटैच होना शुरू होगा। डीजॉर्प्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सरफेस से डिटैच होंगे। और नंबर 5 में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहला जो स्टेप डिफ्यूजन था और आखिरी जो स्टेप डिफ्यूजन है, उसमें क्या फर्क है?
हाँ, पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं सरफेस के, लेकिन लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। दिस इज डिफ्यूजन थ्योरी एंड दिस इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। पेपर में आ जाए तो आप ये 5 हेडिंग्स लिख दें। ठीक है। डायग्राम आप देखें तो डायग्राम से आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जी। एडसॉर्प्शन, जब मॉलिक्यूल सरफेस पे अटैच हो जाएं उसे एडसॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ सरफेस पे अटैच हुए ना मॉलिक्यूल, तो दिस इज एडसॉर्प्शन। ठीक है। तो बेटा एक एक लाइन, डिफ्यूजन में क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है। एडसॉर्प्शन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अटैच टू कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस। रिएक्शन में रिएक्शन हैपेंस एट कैटलिस्ट सरफेस। फिर डिसऑर्प्शन में प्रोडक्ट डिटैच फ्रॉम सरफेस, और लास्ट में प्रोडक्ट डिफ्यूजेस अवे, प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस डिफ्यूजेस अवे। डिफ्यूज अवे फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है। बेटा आप ओ लेवल में एक पॉइंट पढ़ते थे, ओ लेवल का ये क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट को पाउडर्ड क्यों करते हैं। आज उसका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने आएगा। सरफेस एरिया कैटलिस्ट का क्यों ज्यादा होना चाहिए, तो उस डायग्राम को देखें। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एड्सॉर्प्शन कम मॉलिक्यूल्स की होगी, तो फिर कैटलिस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए कैटलिस्ट को क्या होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, ताकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो। गॉट इट। जी जी बेटा।